आप लोगों को ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा रहा था। आज आप लोगों को ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। तो जो ऋग्वैदिक समाज था वो पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार और वंश पर आधारित था। जहाँ वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ऋग्वैदिक कालीन से ही वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और ऋग्वैदिक कालीन में स्त्रियों को कुछ अधिकार प्राप्त थे और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ऐसी सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। समाज में संगीत, नृत्य, रथ दौड़ जैसे मनोरंजन के साधन थे। तो लिख लेते हैं ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था पृष्ठभूमि में। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक, संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक मतलब उस परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होता था। संयुक्त परिवार यानी सभी लोग मिलके रहते थे और वंश पर आधारित था। और वंश पर आधारित था। तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक, संयुक्त परिवार और वंश पर आधारित था। जहाँ वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जहाँ वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जहाँ वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इस काल में स्त्रियों को कुछ अधिकार प्राप्त थे। इस काल में स्त्रियों को कुछ अधिकार प्राप्त थे। कुछ अधिकार प्राप्त थे और बाल विवाह व पर्दा प्रथा नहीं थी। और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा नहीं थे या नहीं थी। तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। समाज में संगीत, नृत्य और रथ दौड़, समाज में संगीत या नृत्य, रथ दौड़, संगीत न लिखो, संगीत, रथ दौड़। समाज में संगीत, रथ दौड़, नृत्य जैसे मनोरंजन के साधन लोकप्रिय थे। मनोरंजन के साधन लोकप्रिय थे।
तो मनोरंजन के साधन में कौन कौन आते थे? संगीत, नृत्य, रथ-दौड़ जैसे मनोरंजन के जो साधन थे वो समाज में लोकप्रिय थे। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार, कुल होता था। अगर सबसे छोटी इकाई पूछी जाए ऋग्वैदिक कालीन क्या थी, तो परिवार या कुल था। तो ऋग्वैदिक समाज का आधार, ऋग्वैदिक समाज का आधार, ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार, कुल होता था। परिवार कहें या कुल होता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार या कुल होता था। परिवार को ही कुल कहा जाता था, जिसमें पिता का या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। जिसमें पिता या बड़ा भाई परिवार का, इसमें बड़ा भाई, पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। स्वामी, इसको क्या कहा जाता था? कुलप। स्वामी ये कह सकते हो, मुखिया कह सकते हो, है ना। कुलप होता था। तो ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था उसे? कुलप होता था, कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज जो ऋग्वैदिक समाज था प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था, वर्गों में नहीं बटा था। स्टार्टिंग में, शुरुआत में तो ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में, ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्गों में नहीं बटा था। ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्गों में या वर्ग विभेद से रहित था। वर्ग विभेद से रहित था, इसको लिख लो। वर्ग विभेद से रहित था, वर्ग विभेद नहीं था। सभी लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा थी। जब वर्ग विभेद नहीं था तो सबको समाज में बराबर प्रतिष्ठा मिलती थी, बराबर सम्मान मिलता था। तो सभी लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा थी। सामाजिक प्रतिष्ठा थी। सभी लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण पद रंग के अर्थ में प्रयोग किया गया था। वर्ण किसके लिए प्रयोग किया गया था? रंग के लिए, रंग के अर्थ में, गोरे, काले, है ना, सांवले। किंतु कहीं कहीं यह व्यवस्था चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। जो जैसा काम अपनाया उसके आधार पर भी उसको वर्ण से संबोधित किया। व्यवसाय चयन किया जैसा, तो उसको भी वर्ण में रखा गया। तो इस काल में वर्ण, यानी ऋग्वैदिक काल में, इस काल में वर्ण पद रंग के अर्थ में, वर्ण पद रंग के अर्थ में, वर्ण पद रंग के अर्थ में प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया। किंतु कहीं कहीं यह व्यवसाय, किंतु कहीं यह व्यवसाय चयन, या मतलब वर्ण शब्द व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ या प्रयोग किया गया है।
अब ऋग्वैदिक जो समाज था, प्रारंभ में 3 वर्ण मिलते हैं। कितने वर्ण मिलते हैं ऋग्वैदिक समाज में? प्रारंभ में 3 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। बाद में चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हो जाता है, शूद्र वर्ण आ जाता है। तो ये बाद में था, पहले कितने थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 ही वर्ण थे। तो लिख लेते हैं ऋग्वैदिक समाज के प्रारंभ में ऋग्वैदिक समाज के प्रारंभ में 3 वर्णों कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख मिलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख मिलता है। कालांतर में एक चौथा वर्ण, कालांतर में एक चौथा वर्ण कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हो गया। शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हो गया, यानी बाद में शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है या शूद्र वर्ण का प्रयोग होने लगा। इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित था। इस काल में ऋग्वैदिक काल में वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित था। किस पर आधारित था? जन्म से नहीं कि कोई आप ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिए तो आप ब्राह्मण ही होंगे। व्यवसाय आपका जो होता उस आधार पर आपको उस वर्ण से जाना जाता। जैसा कि ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है, जैसा कि ऋग्वेद, अब इसका प्रमाण क्या है? तो ऋग्वेद में एक जगह एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसती हैं। तो जैसा कि ऋग्वेद में ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं। तो एक ही व्यक्ति के घर में अलग अलग काम अलग अलग लोग कर रहे थे। तो मेरी माता अन्न पीसती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। इससे हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक
अतः हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। तो जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक कालीन में वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, क्योंकि ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख करता है ऋषि कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य थे और मेरी माता अन्न पीसती थी। तो कर्म के आधार पर वर्ण के नाम से संबोधित किया जाता था। अब स्त्रियों की स्थिति देख लेते हैं। स्त्रियों की स्थिति, तो स्त्रियों को पुत्रों के समान माना जाता था, यानी भेद नहीं किया जाता था। उनके लिए शिक्षा के द्वार भी खुले थे ऋग्वैदिक कालीन में। विवाह प्रथा में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सामान्यतः एक पत्नी विवाह प्रचलित था ऋग्वैदिक काल में, और अविवाहित रहने वाली जो कन्या थी उनको अमाजु कहा जाता था। जो आजीवन अविवाहित रहती थी उन कन्याओं को क्या कहा जाता था ऋग्वैद काल में? अमाजु कहा जाता था। तो लिख लेते हैं, स्त्रियों को पुत्रों के समान माना जाता था। समान माना जाता था। स्त्रियों को पुत्रों के समान माना जाता था और उनके लिए शिक्षा के द्वार खुले थे, और उनके लिए शिक्षा, यानी शिक्षा भी वो ग्रहण कर सकती थी, शिक्षा के द्वार खुले थे। विवाह प्रथा जो थी, विवाह प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसके पृष्ठभूमि में हमने लिखाया है। तो बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। सामान्यतः एक पत्नी विवाह प्रचलित था। अब एक आधे दो पत्नियों से विवाह किए होंगे, तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो एक पत्नी विवाह प्रचलित था समाज में। सामान्यतः एक पत्नी विवाह प्रचलित था, और आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। अमाजु कहा जाता था। मनोरंजन और धार्मिक जीवन क्या था? मनोरंजन और धार्मिक
जीवन। ऋग वैदिक कालीन मनोरंजन और धार्मिक जीवन क्या था? तो मनोरंजन में पृष्ठभूमि में बताई, संगीत, नृत्य और रथ दौड़ जैसे मनोरंजन के साधन लोकप्रिय थे समाज में। जुआ खेलने की भी प्रथा थी। और धार्मिक स्थल और कर्मकांड में कोई मंदिर जैसे पूजा स्थल नहीं थे जहाँ किसी देवता की मूर्ति रखी हो, बल्कि प्रत्येक घर में अग्नि जलाई जाती थी, अग्निकुंड बने होते थे। तो मनोरंजन में संगीत, नृत्य और रथ दौड़, रथ दौड़ जैसे मनोरंजन के साधन लोकप्रिय थे। किसके साधन लोकप्रिय थे? संगीत, नृत्य और रथ दौड़ जैसे। जुआ खेलने की भी प्रथा थी। लोग जुआ भी खेलते थे। धार्मिक स्थल और कर्मकांड। तो कोई मंदिर जैसे पूजा स्थल नहीं थे। बल्कि प्रत्येक घर में यज्ञ अग्नि जलाई जाती थी। प्रत्येक घर में यज्ञ अग्नि जलाई जाती थी। अच्छा, जो हवन में वो लकड़ी यूज की जाती है या सामग्री, उसको समिधा कहा जाता था। तो अब उसके अगली क्लास में आप लोगों को उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे।